Good morning, student. Myself Ragini Singh. This video is represented by me. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर 10 का जो लेफ्ट क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन मैं वीडियो में बहुत अच्छे से डिफाइन की हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। मास और वेट में क्या डिफरेंसेस हैं उन दोनों को। हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आपके ये चैप्टर के बीच के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इज द वेट ऑन द अर्थ। सपोज कर लेंगे, जैसे ये पूछ रहा है कि अर्थ पे किसी वस्तु का वेट अगर हम मून पे ले है, उसे मून पे ले जाते हैं तो वो 1/6 हो जाता है अर्थ के वेट का। क्यों ऐसा होता है? तो हम सपोज कर लेंगे ना, लेट एम ई बी द मास ऑफ द अर्थ एंड एम बी एन द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड लेट आर ई बी द रेडियस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद डब्ल्यू ई ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाई। देखिए, ग्रेविटेशनल लॉ वाला हमने पहले ही बताया था आप लोग को कि डब्ल्यू ई इक्वल टू जी एम ई होते हैं, जी एम एम अपन आर स्क्वायर होता है ना। तो वैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, एम ई और एम एम तो ऑब्जेक्ट का मास है और एम ई अर्थ का मास है, जी कांस्टेंट है, आर ई क्या है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर होता ही है। और ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो हमने अर्थ के लिए माना है, अब हम क्या करेंगे, मून के लिए भी ऐसे ही सपोज कर लेंगे। लेट कर लेंगे एम एम एंड आर एम एम बी द मास एंड रेडियस ऑफ द मून एंड देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विथ Wm of the object on the surface of the moon is given by। देखिए, Wm अपन WA जी, ये देखिए मून के लिए ये हमने जो लिया है ये मून का है, ठीक है। अभी जी दोनों में है, सेम है, तो डिवाइड करने पे कट जाएगा। और जो m है वो ऑब्जेक्ट का जो मास है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, मैंने बोला था ना सेम ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका वेट डिफरेंट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? तो हमने दिखा दिया, ठीक है। हमने वेट को वेट एम कट जाएगा, फिर डब्ल्यू एम अपन डब्ल्यू ई इक्वल टू एम एम आर ई स्क्वायर अपन एम ई आर एम स्क्वायर। ओके, समझ में आया? और वेयर एम ई हमें ये दिया हुआ है, एम ई का मान दिया है, एम एम का दिया है, आर ई का मान दिया है, आर एम का मान दिया हुआ है, ठीक है। आर एम आर ई, ठीक है, सबका ऐसे मान दे रखा है। रेडियस, अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास, मून का रेडियस और मून का मास रखा है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.165, ठीक है। नियर अबाउट ये अगर हम फ्रैक्शन में करते हैं तो 1/6 होगा। देयर वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ इट द वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन जो पूछा था वो हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। आप इसे लिखिएगा, आपके नंबर जरूर आएंगे, जरूर मिलेंगे। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन था 6 क्वेश्चन इसका कह रहा है 6, अच्छा सॉरी ये 7th क्वेश्चन है मे बी, चलो 6 कंसिडर कर लो इसे। अब 5th वाला जो मैंने नहीं बनाया था उसको 5th कर लेना। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड द स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड द स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप made of thin because the pressure of shoulder is quite large, is because the pressure of inversely proportional to the surface area on which force is act smaller is the surface area larger will be the pressure on the surface is the case of thin strap the constant surface area is very small, hence the pressure exerted on the shoulder is very large। देखिए, ये स्कूल बैग होता है ना, वो छोटी सी स्ट्रैप पट्टी की बनी होती है, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसे होल्ड करना, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो शोल्डर पे क्वाइट लार्ज होता है, ठीक है। और बिकॉज द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑन विच फोर्सेस एक्ट स्मॉलर इज द सरफेस एरिया। ये क्या होता है, कह रहा प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सरफेस एरिया का। जिस जिस सरफेस एरिया पे वो काम करता है, छोटे सरफेस एरिया पे काम करता है, उसका वो प्रोपोर्शनल प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लार्जर विल बी प्रेशर ऑन द सरफेस इन द केस ऑफ थिन स्ट्रैप, लार्जर विल बी, ठीक है, लार्जर विल बी प्रेशर ऑन द सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो बड़ा होता है। केस ऑफ थिन स्ट्रैप, छोटे स्टेप में, ठीक है, जब छोटी पट्टी होती है तो उस पे सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, वो छोटे से सरफेस पे। हैंस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर इज़ वेरी लार्ज, इसलिए हमें शोल्डर पे प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा ही लगता है।
ओके, what do you mean by buoyancy? The upward force exerted by the liquid on an object immerse it known as buoyancy. जब किसी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उसको उस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, उसे बायोंट फोर्स कहते हैं. When you try to immerse an object in water, then you can feel a forward force exerted on the object which increase your push the object deeper in the water. देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को पानी में डालते हैं तो हम क्या फील करते हैं कि वो हमारी तरफ ऊपर की तरफ प्रेशर कर रहा है, तो हमें उसे पानी में डिप करने के लिए और ज़्यादा पुश करना पड़ता है. तो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है ना, उसे बायोंट फोर्स कहते हैं, बायोंसी फोर्स कहते हैं. ओके, why does object float or sink when placed on surface of water? Why does object float or sink when placed on surface of water? जब सरफेस की वाटर को प्लेस्ड किया जाता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, फ्लोट करती है या सिंक करती है. क्यों करती है? ठीक है, आइए देखते हैं. इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यदि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है किससे, लिक्विड की डेंसिटी से, देन इट सिंक इन द लिक्विड, तो ये क्या करेगा, लिक्विड पे सिंक करेगा. दिस इज बिकॉज, इसलिए क्योंकि द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कम काम करता है कौन सा, बायोंट फोर्स जो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कम काम करता है. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और अगर ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कम होगी किससे, लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो फ्लोट करेगा. देखिए, अगर लिक्विड की डेंसिटी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी. और अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है लिक्विड की डेंसिटी से, तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी. दिस इज बिकॉज द बायोंट फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होते हैं ना, उससे ज़्यादा बायोंट फोर्स होता है, उस ऑब्जेक्ट पे काम करता है, इसलिए वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी. और अगर बायोंटिक फोर्स जो होता है वो लेस देन होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी, और उसकी डेंसिटी भी ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी. चलिए, आइए अब देखते हैं. 9th क्वेश्चन समझ में आया. अब आगे 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है. यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन वेटिंग मशीन, इज़ योर मास मोर और लेस देन 42 kg. अगर आप अपने मास को, कोई वेटिंग मशीन है उस पर आप 42 kg पाते हो, इज़ योर मास आर मोर देन 42 kg, तो क्या आपका मास 42 kg से ज़्यादा है या कम है. वेन यू वेट योर बॉडी अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन इट, जब आपकी बॉडी पे अपवर्ड फोर्स लगता है, तब अगर आप वेट कराते हो, दिस अपवर्ड फोर्स इज बायोंट फोर्स, एज अ रिजल्ट द बॉडी पुश इट स्लाइटली अपवर्ड, तो आपकी मतलब वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. केजिंग द वेटिंग मशीन टू शो अ रीडिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि जो ये वेटिंग मशीन होती है ना, वो एक्चुअली वैल्यू से कम क्या करती है, रीडिंग करती है. ठीक है, ओके. चलिए, 10 क्वेश्चन. यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड आयरन बार, ईच द मास ऑफ 100 kg मेजर्ड ऑन वेटिंग मशीन, इन reality on is heavier than other. Can you say which one is heavier and why? You have a bag of cotton and iron bar. आपके पास ना एक कॉटन का बैग एक आयरन बार का है, ठीक है, दोनों का क्या है, वेट 100 kg ये मेजर किया गया है. ओके, इट इज़ रियली वन इज़ हैवियर देन अदर, ये तो सही बात है, ये रियलिटी है कि एक ना कोई इसमें से तो वेट ज़्यादा होगा. कैन यू से विच वन इज़ हैवियर, आप बता सकते हो कौन सा ज़्यादा हैवियर है, भारी, और क्यों है. चलिए देखते हैं. द बेड ऑफ कॉटन इज हैवियर देन आयरन. देखिए, द बैग, नॉट अ बैड, ये बैग है. ओके, बैग लिखा हुआ है बेटा, BEG बैग होगा वहाँ पे. ठीक है, द बैग ऑफ कॉटन इज़ हैवियर देन आयरन बैग. जो कॉटन का बैग होगा वो ज़्यादा हैवी होगा आयरन बैग से, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ कॉटन बैग इज़ लार्जेस्ट देन द आयरन बैग. क्योंकि सरफेस एरिया जो है ना कॉटन बैग का, उसका ज़्यादा है आयरन बैग के अपेक्षा में. मोर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बैग देन दैट एन आयरन बैग. देखिए, सबसे ज़्यादा फोर्स जो है ना कहाँ एक्ट करेगा, वो बैग पे करेगा, कॉटन बैग पे, ना कि आयरन बैग पे. फॉर दिस रीजन द आयरन बैग एंड बैग ऑफ कॉटन सो सेम मास ऑन द वेटिंग मशीन. यही रीज़न है कि जो
आयरन बैग है वो से आयरन बैग और कॉटन बैग का वेट सेम होता है, बट अगर हैवी देखा जाए तो कॉटन बैग होगा। 11 क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज reduced to half? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज्ड, दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे चेंज होता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, और अगर उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, हाफ रिड्यूस कर दिया जाए तो। चलिए कुछ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये तो फैक्ट है, आप लोग जानते हो कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के सेंटर के डिस्टेंस के बीच के स्क्वायर के बीच का। ठीक है, ठीक है, ओके, इतना जानते हो। इफ डिस्टेंस r बिकम 2/r, ठीक है, अगर r को हाफ कर दिया जा रहा है, ठीक है, 2/r कर दिया जा रहा है, देन द ग्रेविटेशनल 1/r 1/2r कर दिया जा रहा है। Gravitational force will be proportional to 1/r² upon r/2 is equal to 4/r². Hence, if the distance is reduced to half, then the gravitational force become 4 times larger than the previous value. देखिए कैसे, अब तो ये 4 हो जाएगा ना, देखिए सब पे ये पूरे पे स्क्वायर है, देखिए पूरे पे स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। हाँ देखिए, ये जो है ना ये पूरे पे स्क्वायर है, मतलब 1/r² का होल स्क्वायर, तो हो ही जाएगा 1 कितना हो जाएगा, r का स्क्वायर r², 4 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4/r² हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा वो 4 टाइम लार्जर देन द प्रीवियस वैल्यू से 4 टाइम ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ओके, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट in proportional to their masses. Why then a heavy object does not fall than a light object? Okay, देखिए बेटा,